चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में दिस इज टाइप 4 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। रिकंस्ट्रक्शन के वक्त यानी एडमिशन के वक्त अगर एग्जिस्टिंग फर्म की बैलेंस शीट में ओल्ड रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के बैलेंसेस है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे उसके बारे में है ये। लायबिलिटी साइड पे देयर आर 7 डिफरेंट बैलेंसेस: कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, investment fluctuation reserve and profit and loss account, credit balance. All these 7 balances are to be transferred to partners current or capital account in their own profit sharing ratio. ये 7 balances liability side हो सकते हैं। फिर से एक बार याद कर लेते हैं: कैपिटल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस. It is transferred to partners current or capital account in old profit sharing ratio. इन केस ऑफ लॉस, अब ये लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट के बैलेंसेस रहते हैं और असेट साइड पे होंगे लॉसेस, और वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस के एग्जांपल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, सेम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी वही कैटेगरी में है. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर असेट साइड पे दिया है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को शो करता है. This balance is also to be distributed among all partners in their old profit sharing ratio by debiting their current or capital account. तो इसके प्रैक्टिकल केसेस चेक करने हैं हमें. एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इन केस ऑफ दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, इफ इट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन एग्जाम्पल दैट ओरिजिनल वैल्यूज इज टू बी मेंटेन फॉर ऑल दिस एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स मींस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इफ इट इज स्टेटेड दैट ओरिजिनल वैल्यू इज टू बी रिटेन, तो एंट्री हम गुडविल की तरह पास करेंगे. यानी इसकी टोटल नेट इफेक्ट निकाल के, सारे बैलेंसेस की नेट इफेक्ट निकाल के गुडविल की जैसे हम एंट्री पास करते हैं पार्टनर टू पार्टनर, डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर्स और क्रेडिट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर मींस डेबिट द गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एज पर दैट रूल. ये सारे बैलेंसेस की जो नेट अमाउंट है उसकी इफेक्ट हम पास करेंगे. सो ऑल्टरनेटिवली हमारे पास 2 ट्रीटमेंट है, एक रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और दूसरा रिजर्व्स को रिटेन करना और उसकी नेट इफेक्ट सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट थ्रू पास करना. एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन हमें डील करना है. इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, रिजर्व्स मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसके जो प्रैक्टिकल केसेस है वो चेक करते हैं. ये क्वेश्चन में एस एंड जे 2 पार्टनर है, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और J1 का एडमिशन हो रहा है, 1/3 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व 1,60,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1,20,000 दिया गया है. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एस एंड जे इन ओल्ड PSR 3:1. सो 1,60,000 को 3:2 में डिवाइड करें तो 2S कैपिटल 96 एंड 2J's कैपिटल 64,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे. ये एक्यूमुलेटेड लॉस को रिप्रेजेंट करता है. तो 1,20,000 विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डेबिटिंग एस कैपिटल एंड J's कैपिटल. अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, सो 72,000 एंड 48,000. नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर 3 पार्टनर्स B, B1 and M and old profit sharing ratio is 5:3:2. R is admitted for 1/6 share in profit. Accumulated reserves, जनरल रिजर्व है 36,000, कंटीजेंसी रिजर्व है 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज 18,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस बिकॉज इट्स अ फिक्टिशियस एसेट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, सो ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड इट इज 24,000. तो यहाँ पे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. जनरल रिजर्व 36,000 टू B, B1 एंड M. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. तो 36,000 को डिवाइड करें 18,000, 10,800 एंड 7,200. आफ्टर दैट नेक्स्ट आइटम इज कंटीजेंसी रिजर्व 6,000, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे B, B1 और M में. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, सो 3,1,800 एंड 1,200. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. तो इट इज ऑल्सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू B, टू B1 एंड M. ओल्ड PSR 5:3:2. तो 18,000 के लिए 9,000, 5,400 एंड 3,600. ये तीनों के क्रेडिट बैलेंसेस थे, तीनों के पॉजिटिव बैलेंसेस थे, इसलिए उसको डेबिट करके पार्टनर्स में क्रेडिट किया गया है इन देयर ओल्ड PSR.
ये जो लास्ट आइटम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उसका डेबिट बैलेंस है, इसलिए उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स बी, B1 और M डेबिट होगा, तो बीस कैपिटल 12,000, B1 7,200 एंड M's कैपिटल अकाउंट 4,800। नेक्स्ट क्वेश्चन में BT and B1, there are three partners, 6:3:1 is their old profit sharing ratio and new PSR is 3:3:1, क्योंकि B2 का एडमिशन हो रहा है इसलिए 3:3:1 इनका न्यू PSR दिया गया है। हमारे पास जो रिजर्व्स के बैलेंसेस है उसमें जनरल रिजर्व 1,50,000, IFR है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस 90,000, बोला नहीं है इसलिए क्रेडिट बैलेंस ही समझना होगा PNL में, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,20,000 डेबिट बैलेंस। हमें बोला गया कि चार आइटम की इफेक्ट देनी है बट विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज, यानी ये रिजर्व्स की इफेक्ट देनी है लेकिन विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। इट मींस दिस बैलेंसेस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। वो सेम वही बैलेंस इससे कंटिन्यू होते रहेंगे। इसका मतलब हमें इसकी जो नेट अमाउंट है उसकी इफेक्ट डायरेक्ट पार्टनर्स टू पार्टनर्स में रिकॉर्ड करनी है। तो उसके लिए पहले इसकी समरी तैयार करते हैं। जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, IFR प्रॉफिट है, PNL का क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट है तो उसका अमाउंट माइनस करेंगे 1,20,000। तो फाइनली नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स इज 1,80,000। ये चार आइटम का फाइनल बैलेंस टू बी एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स इज 1,80,000, क्योंकि ये चारों बैलेंस को ओरिजिनल वैल्यू पे रिटेन करना है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सेक्रीफाइस गेन के कैलकुलेशन की, क्योंकि इंटरनल प्रोपोर्शन ओल्ड पार्टनर्स का सेम नहीं है, इसलिए हमें पहले सेक्रीफाइस गेन कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस की फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर है 6/10 और न्यू शेयर है 3/10, तो बी का सेक्रीफाइस आएगा 3/10। टी का ओल्ड शेयर 3/10 और न्यू शेयर भी 3/10, तो न्यूट्रल पार्टनर है। B1 का ओल्ड शेयर 1/10 है और न्यू शेयर 3/10 है, इसलिए उसका सेक्रीफाइस -2/10 आया, यानी कि वो पार्टनर गेन कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो नेट टोटल अमाउंट एडजस्टेड है 1,80,000, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर यानी B2 का शेयर निकालेंगे 1,80,000 का 1/10 18,000, और B1 के गेन जितनी अमाउंट निकालेंगे जो कि 2/10 है, तो B1's gain is 1,80,000 into 2/10 36,000। नाउ न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट बोला गया है क्वेश्चन में कि एंट्री इज टू बी पास विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट। इट मींस कि यहाँ पे पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल मेथड है, इसलिए करंट अकाउंट से एंट्री पास करनी है। तो B2's करंट अकाउंट इज डेबिटेड बाय 18,000। B2's क्रेडिट अकाउंट डेबिटेड 18,000, यानी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड 18,000। ओल्ड गेनिंग पार्टनर जो कि B1 है, तो B1's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय 36,000 एंड टू B's करंट अकाउंट 54,000, बिकॉज B इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। B, T और B1 में से B1 गेन कर रहा है, इसलिए वो डेबिट होगा। T न्यूट्रल है तो उसका कोई रोल नहीं है ये एंट्री में, सिर्फ B सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसलिए न्यू पार्टनर के शेयर जितनी अमाउंट और ओल्ड गेनिंग पार्टनर के गेन जितनी अमाउंट, ये टोटली सिर्फ एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी और अमाउंट है 54,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में PJSR, तीन पार्टनर है, PJSR का एडमिशन है, ओल्ड PSR है 5:3:2 एंड आफ्टर एडमिशन ऑफ R न्यू PSR इज डिटरमाइन एज 1:1:1:1, यानी इक्वल है। अब WCR और वर्कर्स क्लेम, उसके ये चार केस हमें चेक करने हैं। पहले केस में WCR है 12,000, WCR मींस वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। अब ये जो 7 आइटम है उसमें से WCR वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे एडजस्टमेंट के चांसेस है। बाकी के 5 रिजर्व एब्सोल्युटली फ्री है, जिसको हमेशा हमें डिस्ट्रीब्यूट ही कर देना है या तो नेट इफेक्ट दे देनी है, उसमें कोई कैलकुलेशन में वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ 2 आइटम वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एडजस्टमेंट के चांसेस है। ये दोनों आइटम के रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसकी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। तो ये केस जो लिया गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 में PJS जो 3 पार्टनर है और R का एडमिशन हो रहा है, वो WCR यानी वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व और वर्कर्स क्लेम के चारों केस स्टडी के लिए है। पहले केस में 12,000 का रिजर्व है और क्लेम नहीं है, तो क्लेम नहीं है तो एंटायर बैलेंस ऑफ 12,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR, जिसके लिए एंट्री होगी वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू P's कैपिटल, J's कैपिटल एंड S कैपिटल 5:3:2 के प्रपोर्शन में
6000, 3600 एंड 2400। तो ये टोटली बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि क्लेम नहीं है। दूसरे केस में 12,000 रुपए का रिजर्व है और 1500 का क्लेम है, तो आउट ऑफ 12,000 फ्री रिजर्व 1500 का क्लेम पहले सेटल होगा जो कि बैलेंस शीट में रहेगा, और बाकी की अमाउंट 10,500 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 5:3:2 प्रोपोर्शन, जिसके लिए एंट्री पास करेंगे। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू वर्कर्स क्लेम 1500 टू पीस कैपिटल, जेएस कैपिटल एंड एस कैपिटल। टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 10,500 आफ्टर दिस क्लेम ऑफ 1500, एंड इन ओल्ड पीएसआर 532 में इसको डिवाइड किया है, तो पी के लिए 5250, जे के लिए 3150 और एस के लिए 2100। थर्ड केस में 12,000 रुपए के रिजर्व्स के सामने 22,000 रुपए का क्लेम है। 12,000 इज रिजर्व अमाउंट एंड 22,000 इज क्लेम। तो जब रिजर्व से क्लेम की अमाउंट ज्यादा हो तो डिफरेंस की अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है, जिसके लिए एंट्री होगी वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 12,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कर्स क्लेम 22,000। क्लेम की अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगी 22,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 10,000, जिससे रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आएगा 10,000, जिसको ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 532 में। तो एंट्री होगी पीजेएस टू रिवैल्यूएशन 10,000। यानी 22,000 के क्लेम को सेट करने के लिए रिजर्व के बाद जो 10,000 रुपए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर किए, जिससे रिवैल्यूएशन का लॉस आया 10,000, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है पीजेएस टू रिवैल्यूएशन 5,000, 3,000 एंड 2,000। नेक्स्ट जो केस 4 है उसमें वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व का कोई बैलेंस नहीं है और सीधा क्लेम का अमाउंट दिया गया 5,000। तो कोई क्लेम, कोई रिजर्व ना हो तो जो भी क्लेम है वो पूरा हमें रिवैल्यूएशन से क्रिएट करना पड़ता है। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कर्स क्लेम 5,000, और फिर ये जो क्लेम की अमाउंट है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट किया है, जिससे रिवैल्यूएशन का लॉस आया है, उसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में 532 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पीजेएस टू रिवैल्यूएशन 2,500, 1,500 and 1,000 in the proportion of 5:3:2 and to revaluation account 5,000. Next case में A के A1 there are 3 partners, profit sharing ratio is 5:3:2, S is admitted, after S admission new PSR is 3:3:1। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्वेश्चन में दिया गया है 10,000 का, और यहाँ पे ये 5 केस स्टडी करने हमें वैल्यू कंपैरिजन चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में है ये। आईएफआर का बैलेंस फिक्स है 10,000 रुपए हर एक केस में। फर्स्ट केस में इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और केस 2 में मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए दी गई है जो कि बुक वैल्यू के बराबर है। तो केस 1 और केस 2 का यहाँ पे मतलब सेम है। जब मार्केट वैल्यू ना दी गई हो तो भी यही समझना है कि बुक वैल्यू जितनी मार्केट वैल्यू होगी, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जरूरत कब नहीं है? जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर होगी। और दूसरे केस में एक्सप्रेसिवली इट इज स्टेटेड दैट मार्केट वैल्यू इज 1 लाख रुपीज विच इज इक्विवेलेंट टू बुक वैल्यू। तो ये दोनों केस में रिजर्व टोटली फ्री है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में, रिजर्व का कोई यूज नहीं है। इसलिए केस 1 और 2 के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड to A capital, to K capital and to A1's capital in the proportion of 5:3:2 old PSR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5,000, 3,000 and 2,000। केस 3 में हमारे पास रिजर्व 10,000 का है, रिजर्व 10,000 का है और मार्केट वैल्यू हमें बोला गया कि 95,000 है। अब बुक वैल्यू 1 लाख और मार्केट वैल्यू 95,000, यानी 5,000 रुपए का वैल्यू रिडक्शन है इन्वेस्टमेंट में। जब भी एसेट इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम होती है तो वो रिडक्शन के लिए जो लॉस का अमाउंट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये प्रोविजन ऑफ आईएफआर को यूज किया जाता है। तो हमारे पास 10,000 का रिजर्व पड़ा है, 5,000 का वैल्यू रिडक्शन है क्योंकि मार्केट वैल्यू 95 है, तो 5,000 पहले हम रिड्यूस करेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, जिसके लिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 5,000। ये 5,000 यूज करने के बाद जो बाकी के 5,000 बचेंगे आईएफआर में से, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि वो अमाउंट अब टोटली फ्री है। इसलिए ओल्ड पीएसआर 5:3:2 में डिवाइड करना है, तो 2,500, 1,500 एंड 1,000 अमाउंट आएगी। केस 4 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, केस 4 में हमें 85,000 की मार्केट वैल्यू दी गई है, यानी बुक वैल्यू 1 लाख है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 है और मार्केट वैल्यू 85 है।
यानी 1 लाख से 85 हुआ, यानी वैल्यू रिडक्शन है 15,000 रुपए का, 15,000, और हमारे पास बैकअप में रिजर्व सिर्फ 10,000 का है, तो रिजर्व इनसफिशियंट है। ये सिचुएशन में जो डिफरेंस है, लॉस के लिए जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन से क्लेम करेंगे, तो एंट्री पास होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 जो कंप्लीटली यूटिलाइज होगा। रिवैल्यूएशन में से 5,000 रुपए निकालेंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 रिड्यूस होगी। अब ये रिवैल्यूएशन 5,000 डेबिट करने की वजह से ये रिवैल्यूएशन का लॉस होगा जो पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ए के A1 में 5:3:2 में। सो 2500, 1500 एंड 1,000 रुपीज टू रिवैल्यूएशन 5,000। केस 5 में मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है और 1,10,000 रुपए। तो जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो तो रिजर्व टोटली फ्री हो जाता है, वो इक्वल हो, बुक वैल्यू के इक्वल हो मार्केट वैल्यू, तब भी वो फ्री है। तो यहाँ पे तो वो ज्यादा है, इसलिए आईएफआर का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2A, 2K एंड 2A1 5,000, 3,000, 2,000। अब ये 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बुक वैल्यू जो 1 लाख की है उसको मार्केट वैल्यू तक यानी 1,10 तक पहुंचाएंगे, यानी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 10,000, और इसकी वजह से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 10,000, यानी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है 10,000, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2A, 2K एंड 2A1 5, 3 एंड 2 इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से ये 5 केस स्टडी है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए। नेक्स्ट केस में पीएस के 3 पार्टनर है, 6:3:1 उनका रेशियो है, न्यू रेशियो 3:3:3:1 है। इंटरनल प्रोपोर्शन सेम नहीं है, इससे पहले सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन करना है। यहाँ रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो बैलेंसेस है, हमारे पास टोटल जनरल रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, WCR एंड IFR। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ये है कि 6 रिजर्व के बाद हमें ऐसा समझाया गया, बताया गया क्वेश्चन में कि WCR में से क्लेम की अमाउंट एडजस्ट करने के बाद और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्ट करने के बाद, यानी लॉस का एडजस्टमेंट करने के बाद, ये 6 के 6 रिजर्व को रिटेन करना है बुक्स में, रिटेन करना है, यानी बैलेंसेस को शो करना है, यानी इसको राइट ऑफ नहीं करना है, यानी इस तरह से फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स में, यानी पार्टनर्स की नेट इफेक्ट देनी है। जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि पार्टनर टू पार्टनर नेट इफेक्ट दी थी यहाँ पे 1,80,000 की, सेम यही स्टाइल में हमें इसकी नेट इफेक्ट देनी है। यहाँ पे तो चारों रिजर्व, चारों जो बैलेंसेस थे उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो 6 बैलेंसेस है उसमें से 2 आइटम WCR वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में एडजस्टमेंट है। तो 4 आइटम विदाउट एडजस्टमेंट और 2 आइटम विथ एडजस्टमेंट है, और 6 के 6 बैलेंसेस को रिटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो पहले हम चेक करते हैं सेक्रीफाइस गेन का कैलकुलेशन, क्योंकि एंट्री पार्टनर टू पार्टनर करनी है, इसलिए डेबिट द गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर दिस। इसलिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो P के लिए 6/10 माइनस 3/10, उसका 3/10 है सेक्रीफाइस। S के लिए 3/10 माइनस 3/10 यानी न्यूट्रल पार्टनर है। K का 1/10 माइनस 3/10 यानी वो गेनिंग पार्टनर है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो है पार्टनर P। टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड कैलकुलेट करते हैं, तो जिसके लिए जनरल रिजर्व है 2,40,000, कंटिजेंसी रिजर्व है 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 एंड एडवर्टीज प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000। फिर WCR में 40,000 रुपए का रिजर्व है और 20,000 का क्लेम है, तो 40 में से 20 का क्लेम पास करने के बाद 20 का रिजर्व बचेगा जिसको हमें रिटेन करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 का पड़ा है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 1 लाख है और मार्केट वैल्यू 90,000 है, यानी मार्केट वैल्यू 10,000 कम हुआ है। ये 10,000 के लॉस को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 20,000 में से कवर करेंगे, तो रिजर्व का और 10,000 बच जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट होगा 10,000। तो WCR का 20 रिटेन होगा और IFR का 10 रिटेन होगा, और उसके साथ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1 लाख का माइनस करना है, तो टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड इज 3,30,000। दिस नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड फ्रॉम दी 6 डिफरेंट बैलेंसेस इज 3,30,000। 3,30,000 में से पहले हम न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे, तो A1 का A का शेयर आएगा 330 का 1/10 33,000। उसके बाद गेनिंग पार्टनर जो है K, उसके गेन जितनी अमाउंट यानी 2/10 जितनी अमाउंट निकालेंगे, तो केस गेन 3,30,000 का 2/10 66,000। उसके बाद नेसेसरी एंट्री पास करनी है,
तो पहले WCR में से क्लेम 20,000 का सेट करेंगे, तो वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कर्स क्लेम 20,000। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 कम करेंगे, तो IFR टू इन्वेस्टमेंट 10,000। फिर ये जो नेट अमाउंट है 3,30,000 उसको एडजस्ट करने के लिए इनकमिंग पार्टनर यानी एडमिशन जिसका हो रहा है वो एवंस कैपिटल डेबिट 33,000, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल केस कैपिटल डेबिट टू द एक्सटेंट ऑफ गेन अमाउंट 66,000 डेबिट, एंड टू ओनली वन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है इसके उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, सो टू पीस कैपिटल अकाउंट 99,000। तो इस तरह से ये बैलेंसेस को रिटेन करने के साथ साथ नेट अमाउंट को एडजस्ट करना है। पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल टू कैपिटल एंट्री होगी, डेबिट द गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया हमने डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, जिसके अंदर ये 6 केसेस है। डेटर की अमाउंट स्टडी है 50,000 हर एक केस में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, फर्स्ट केस को छोड़ के बाकी सब में 5,000 एग्जिस्टिंग वैल्यू है। BDR बैड डेट्स रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, तो केस वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले केस में बोला गया है कि 10% BDR प्रोवाइड करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है, और प्रोविजन है नहीं, तो 50,000 का 10% हुआ 5,000, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, जिसकी वजह से 5,000 का लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ इसलिए, तो उसको क्लोज करेंगे। और पार्टनर एजम्पशन यहाँ पे हमने किया है कि 2 पार्टनर है A एंड B और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसलिए रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री होगी AB टू रिवैल्यूएशन 2,500। एजम्पशन है यहाँ पे, ये केस बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा जनरेट किया है। 6 केस है इसके अंदर, और उसमें AB पार्टनर्स और ओल्ड PSR इक्वल माना गया है, इसलिए AB टू रिवैल्यूएशन 2,500 टू ईच पार्टनर। केस 2 में 5,000 BDR है ऑलरेडी, और बोला गया है कि नॉट रिक्वायर्ड, BDR की अब कोई जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्लोज करेंगे टू रिवैल्यूएशन में। Whenever provision is not required, it is transferred to revaluation. So provision for doubtful debts to revaluation, and because of this, there is a profit of revaluation of 5,000. So revaluation to AB 2,500 to both the partners. In third case, 5,000 is existing provision and increase up to 15%. The provision is to be increased up to 15% of debtors, obviously. So 50,000 is debtors amount, and 50,000 15% is 7,500. 7,500 is required amount and available amount is 5,000. So to be created, to be raised, to be increased is 2,500. तो 2,500 increase करने के लिए BDR को रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 2,500, और ये एंट्री करने की वजह से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, जिससे रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ 2,500। तो AB टू रिवैल्यूएशन A और B में 1,250 सेम अमाउंट बिकॉज इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट केस 4 में डेटर्स की अमाउंट 50,000, और हमें बोला गया है कि इट इज रिड्यूस बाय 4%, प्रोविजन टू बी रिड्यूस बाय 4%। 50,000 का 4% होता है 2,000। 2,000 प्रोविजन रिड्यूस करना है, हमारे पास 5,000 का प्रोविजन है ऑलरेडी, तो पहले रिड्यूस करने के लिए प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन 2,000, तो यहाँ पे 5,000 में से 2,000 रिड्यूस हो जाएगा, और उसमें रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ 2,000 उसको पार्टनर्स में A और B में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1,000 टू बोथ दी पार्टनर्स। केस 5 में अब यहाँ पे बैड डेट्स का एलिमेंट ऐड किया गया है। केस 5 में 50,000 के डेटर से 5,000 का प्रोविजन है, बोला गया कि राइट ऑफ करना है 3,000 एज बैड डेट्स एंड 10% इज टू बी क्रिएटेड एज प्रोविजन, 10% इज टू बी प्रोवाइडेड एज प्रोविजन। तो पहले 3,000 का डेटर्स को राइट ऑफ करना है, और फिर 10% प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है। केस 5 को जरा स्टडी करते हैं। डेटर्स है 50,000, उसमें से 3,000 का बैड डेट्स राइट ऑफ करेंगे, तो नेट डेटर्स बचेंगे 47,000, उसका 10% यानी 4,700 की हमारी रिक्वायरमेंट है, और अवेलेबल है हमारे पास 2,000। अब ये 2,000 क्यों अवेलेबल है इसको समझते हैं। पहली एंट्री होगी बैड डेट्स टू डेटर्स 3,000, ये 3,000 को राइट ऑफ करने के लिए। अब जब भी लॉस आता है बैड डेट्स का, और बैड डेट्स के लिए हमारे पास अगर प्रायर प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो एज पर रूल दिस बैड डेट्स, लॉस ऑफ बैड डेट्स इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स 3,000, इसलिए प्रोविजन 3,000 रुपए यूज हो गई। अब हमारे पास 2,000 का बैलेंस है, हमारी रिक्वायरमेंट 4,700 की है,
और बैलेंस 2000 रुपए पड़ा है, 5000 था, 3000 यूज हो गया तो 2000 का बैलेंस है, इसलिए फर्दर हमें 2700 क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसके लिए एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2700। ये प्रोसेस में रिवैल्यूएशन 2700 से डेबिट हुआ है, यानी ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, इसको ए बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, इसलिए ए बी टू रिवैल्यूएशन 2700 और दोनों पार्टनर में अमाउंट आएगी 1350। लास्ट केस 6 में हमें बोला गया कि राइट ऑफ 7000 फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोवाइड 10% फॉर डाउटफुल डेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ कैलकुलेशन करना है कि डेटर्स 50,000 है, 50 में से 7,000 का लॉस माइनस करें तो 43,000 के डेटर्स बचते हैं और उसका 10% यानी 4,300 रुपए की रिक्वायरमेंट है बैड डेट्स रिजर्व की। अब सिचुएशन ये है कि हमारा लॉस 7,000 का है और प्रोविजन 5,000 का है, तो पहले तो एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स होगी इस लॉस के लिए, और फिर ये बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कंप्लीटली यूटिलाइज होगा 5,000। 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन से लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास जो प्रोविजन है वो इनसफिशिएंट है, 5,000 की प्रोविजन है और 7,000 का लॉस है, तो 7,000 के लॉस को कंपनसेट करने के लिए, बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए प्रोविजन 5,000 पूरा यूज करेंगे और 2,000 रिवैल्यूएशन से लाएंगे। तो इस तरह से एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट 7,000 और फिर रिवैल्यूएशन में से फर्दर प्रोविजन क्रिएट करेंगे 4,300 क्योंकि रिक्वायर्ड प्रोविजन है 10% और 10% ऑफ नेट डेटर्स आफ्टर बैड डेट्स, तो 43,000 के डेटर्स है, उसका 10% 4,300 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एंट्री होगी 4,300। अब ये प्रोसेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 बार डेबिट हुआ है, एक बार बैड डेट्स के लिए, बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए 2,000 रुपए से डेबिट हुआ और दूसरा प्रोविजन क्रिएट करने के लिए 4,300 से डेबिट हुआ, तो इन टोटल रिवैल्यूएशन में 6,300 डेबिट हुए, तो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ 6,300 का, जिसको क्लोज करने के लिए एंट्री होगी ए बी टू रिवैल्यूएशन, ए बी टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट आएगी 6,300 और ए और बी में अमाउंट इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने एज्यूम किया है, इसलिए 3,150 डेबिटेड टू बोथ द पार्टनर्स, A's capital account debit 3,150, B's capital account debit 3,150 and to revaluation account 6,300. तो this is all about this accumulated profit loss distribution। इसके केसेस हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नेट इफेक्ट कैसे देना है, नेट अमाउंट कैसे एडजस्ट करना है, फिर वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम के अलग अलग केसेस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट के केसेस, और उसके साथ साथ डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के केसेस स्टडी करने हैं आपको। Thank you.